नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पिता ने डांटा तो बेटे ने खुद को मारी गोली। गाड़ी से एक्सीडेंट करने पर हुए थे नाराज। पिता बोले, काश मैं नहीं डांटता। बैंक कर्मी सुसाइड केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कच्चे मकान में रहता था। बैंक में नौकरी के बाद बनवाया बंगला और खरीदी कार। पानीपत में व्यापारी से मांगी 10 लाख की रंगदारी। गैंगस्टर राकेश पंपू के नाम से कर रहे थे कॉल। गुर्गों ने घर आकर भी धमकाया। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर बवाल। परिजन बोले, एक्सीडेंट के बाद पुलिस पकड़कर ले गई और खूब पीटा। अकबर बंजारा का 6 करोड़ का मकान कुर्क। शास्त्री नगर में पुलिस सीडी लगाकर अंदर दाखिल हुई। अब तक 35 करोड़ की संपत्ति जब्त। हिमालयन गिद्ध भोजन की तलाश में पहुंचा कानपुर। स्लाटर हाउस के पास भीड़ ने पकड़ा। जू प्रशासन ने लिया कब्जे में। और मोतिहारी में राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी। 64 साल पुराने मंदिर से सीता और लक्ष्मण की मूर्ति चोरी। जांच में जुटी पुलिस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिता की डांट से नाराज बेटे ने खुद को कट्टे से गोली मार ली। आवाज सुनकर परिवार उसके कमरे में पहुंचा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिता खुद को बेटे के सुसाइड का दोषी मान रहे हैं। उनका कहना है कि बेटे को नहीं डांटता तो वो उनके साथ होता। मामला ग्वालियर मुरार आर्यनगर के गली नंबर 3 का है। इस गली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। यहाँ मुकेश गुर्जर भी परिवार के साथ रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने अपने बोलेरो हाउसिंग बोर्ड में लगा रखी है, खुद ही चलाते हैं। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे उनका बेटा आशु उर्फ अजय गुर्जर, जो कि 20 साल का है, बिना बताए गाड़ी ले गया था। इस दौरान उसने सड़क पर खड़ी कार को टक्कर मार दी थी। रात करीब 11 बजे गाड़ी में लाकर रख दी। आज रविवार सुबह पिता ने देखा तो गाड़ी का एक शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। उन्होंने आशु से पूछा, उसने सारी बातें बता दी। इसके बाद पिता ने आशु को डांट दिया। पिता ने गाड़ी नहीं ले जाने की बात भी कर दी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि कहां किस गाड़ी को टक्कर मारी है। पिता की डांट से नाराज हुए आशु कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही गोली चलने की आवाज आई। परिवार के लोग तुरंत आशु के कमरे में पहुंचे। यहां देखा तो कमरे में चारों तरफ खून फैला था। आशु भी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से गली में मातम पसरा है। आशु के पिता खुद को घटना का जिम्मेवार मान रहे हैं। उनका कहना है कि बेटे को नहीं डांटते तो आज वो जिंदा होता। आसपास रहने वालों ने बताया कि आशु गुस्से का तेज था। पिता की डांट के बाद गुस्से में आकर ही उसने सुसाइड किया होगा। आशु BA फर्स्ट ईयर का छात्र था। ये पता नहीं चल पाया है कि वह कट्टा कहां से लाया था। ASP क्राइम राजेश दंडोटिया का कहना है कि प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि मृतक ने पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। इसी के चलते पिता ने उसे डांटा था। आशंका है कि इसी के चलते उसने खुद को गोली मार ली हो। आशु के खिलाफ मुरार थाने में मारपीट के 2 मामले भी दर्ज है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में बैंक कर्मी प्रदीप राणा के सुसाइड केस में फरार आरोपी रवि सोजनिया को पुलिस ने ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मी ने रानीबाग तालाब में कूदकर जान दे दी थी। उसका शव शुक्रवार को मिला था। खिलचीपुर बैंक के कर्मचारी प्रदीप ने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेवार सहकर्मी रवि सोजनिया को बताया था। सुसाइड नोट में अपना नाम लिखा होने की सूचना मिलते ही रवि फरार हो गया था। सुसाइड नोट पुलिस के हाथ लगने के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रवि पर मामला कर उसे आरोपी बनाया था। परिजनों ने कुछ लोगों पर भी आरोप, जिनको लेकर जांच चल रही है। मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे आरोपी रवि को खिलचीपुर पुलिस ने रविवार रात को ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी रविंद्र चावरिया ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि रवि ब्यावर में कहीं जाने के लिए खड़ा हुआ है। उसी दौरान पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी को थाने ले आई और अब उसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 थानों की पुलिस पिछले 3 दिनों से जगह जगह दबिश दे रही थी। मीडिया की पड़ताल में पता चला है कि आरोपी रवि सोजनिया का राजगढ़ की सेकंड गिरनार सिटी कॉलोनी में गेट के पास 2400 स्क्वायर फीट जमीन पर 2 मंजिला आलीशान बंगला है। से दूसरी मंजिल पर तो अभी भी काम चल रहा है। आरोपी ने घर में एसी भी लगा रखे हैं। इस मकान में आरोपी अपनी पत्नी और 2 बेटों के सहित माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहता है। रवि के पिता ओम प्रकाश सोजनिया राजगढ़ के बिरसा मुंडा चौराहे पर वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं। खास बात यह है कि इतने आलीशान मकान में रहने वाला रवि और उसका छोटा भाई जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था, लेकिन कुछ महीने पहले रवि को किसी कारण से बैंक से हटा दिया गया, जिसके बाद से वह बिना काम के घर पर रह रहा था। बैंक में काम करने के दौरान रवि का वेतन मात्र 15,000 रुपये महीना था। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि 15,000 रुपये महीने के वेतन में कोई आदमी इतना आलीशान बंगला कैसे बना सकता है। मीडिया की टीम जब आरोपी रवि के घर पहुंची तो उसकी पत्नी घर के बाहर तो आई, लेकिन उसने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि वहां मौजूद रवि के पड़ोसियों ने बताया कि राजगढ़ में रवि के पास 2 मकान हैं, कार, बाइक और एक स्कूटी है। बैंक में काम करने से पहले उसके परिवार के पास कुछ नहीं था। तब उनके पास पूरा इलाके में एक कच्चा मकान था, लेकिन कोरोना काल के बाद इसकी स्थिति ऐसी बदली कि इसके पास सब कुछ आ गया। क्या पता ये सब कैसे हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद रवि खुद को बेकसूर बता रहा है। मीडिया से बातचीत में आरोपी रवि ने कहा कि मुझे जैसे ही पता चला कि प्रदीप राणा ने गुरुवार को तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट पर मेरा नाम लिखा है, तब मैं डर गया और पुलिस के डर के कारण से घर से बाइक लेकर भाग निकला। सबसे पहले बाइक से ब्यावरा के सुठालिया रोड तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद बाइक वहीं छोड़ दी और बस में बैठकर मैं विदिशा पहुंच गया ताकि मुझे पुलिस पकड़ ना सके। मेरे पास 2,500 रुपये थे। 2 दिन वहां रुकने के बाद मेरे पैसे खत्म हो गए। फिर मैं ब्यावर आ गया, जिसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब रवि से पूछा गया कि 15,000 रुपये की नौकरी में एक आलीशान बंगला, 2 घर, कार और बाइक कहां से आई, तो रवि ने बताया कि मेरे पास एक पुराना घर है। गिरनार सिटी के समीप बना बंगला उसका नहीं, उसके पिता का है और उसके पास कोई कार नहीं है बल्कि एक बाइक है और वो बेकसूर है। हरियाणा के पानीपत शहर के सेक्टर नंबर 18 निवासी एक कार सेल परचेज के व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बदमाशों ने पानीपत के सिवा गांव के रहने वाले गैंगस्टर राकेश पंपू के नाम पर ये रुपये मांगे हैं। व्हाट्सएप कॉल करने वाले बदमाश ने अपनी पहचान पप्पू गैंग के गुर्गे राहुल बौरी के रूप में बताई है। जब व्यापारी ने इन बातों का अनसुना किया तो बदमाश उसके घर ही पहुंच गए। 3 दिन से लगातार घर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले की शिकायत एसपी को दी गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर नंबर 18 के निवासी संदीप ने बताया कि उसकी बरसत रोड पर कार सेल और परचेज की दुकान है। उसके पास पिछले करीब 15 दिन से गैंगस्टर राकेश पंपू के नाम से व्हाट्सएप कॉल आ रही है। उसने शुरुआत में इनको फ्रॉड समझकर अनसुना किया, मगर पिछले करीब 3 दिन से उसके घर पर कुछ युवक आने लगे, जिन्होंने घर पर ही आकर कहा कि सिवा आकर फिरौती दे दे, नहीं तो परिवार समेत जान देंगे। पीड़ित एसपी कार्यालय में बदमाश पहुंचे घर पे। पिछले 3 दिन से दिन दहाड़े और रात के समय कुछ युवक घर आ रहे हैं, जिसके बाद संदीप ने अपने सर्कल में इस बात में बातचीत की। सलाह करने के बाद वह सोमवार यानी कि आज एसपी कार्यालय पहुंचा। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त पीड़ित एसपी कार्यालय में था उस कुछ युवक उस गए थे। कहा कि संदीप को कह देना कि वह सिवा आकर फिरौती देगा, नहीं तो जान से मार देंगे। एसपी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाने के बारे में कहा था। साथ ही थाना प्रभारी को भी कॉल करके मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में आज एक ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रविवार रात में एक्सीडेंट के बाद पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पुलिस चौकी के अंदर जमकर पिटाई की। देर रात जब पुलिस लेकर परिजनों को सौंपा गया, उस दौरान चालक बेहोश था। अस्पताल में पहुंचने के आधा घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस पर 3rd डिग्री देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। सुबह से परिजन भारी हंगामा कर रहे हैं।
25 साल के धर्मपाल यादव मूल रूप से जिला कासगंज में अमापुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला बांस का रहने वाला था। वह परिवार के साथ इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में रहता था। वह वैशाली मेट्रो स्टेशन से रेलवे विहार के बीच ऑटो चलाता था। बहनोई अरविंद यादव ने बताया कि धर्मपाल रविवार रात करीब 10 बजे ऑटो से घर लौट रहा था। नीतिखंड इलाके में रेलवे विहार कट पर ऑटो की एक साइकिल से टक्कर हो गई। साइकिल सवार युवक घायल हो गया। धर्मपाल ने खुद यूपी 112 को फोन करके पुलिस बुलाई थी। आरोप है कि पुलिस सूचना देने वाले व्यक्ति धर्मपाल यादव को ही उठाकर कानावनी चौकी पर ले आई। अरविंद यादव के अनुसार उनके साले धर्मपाल यादव ने पुलिस से कहा कि वह घायल का इलाज करवा देगा। इसके बाद पुलिस उसको शांति गोपाल हॉस्पिटल में ले गई, जहां पर साइकिल सवार घायल व्यक्ति भर्ती था। आरोप है कि इमरजेंसी में ही पुलिस ने धर्मपाल को खूब पीटा। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड बताई जा रही है। अरविंद यादव ने बताया कि हॉस्पिटल से पुलिस उसको फिर चौकी पर ले गई और वहां खूब पिटाई की गई। रात में 1:30 बजे कुछ पुलिस कर्मियों ने धर्मपाल के चचेरे भाई मुरारी यादव को फोन करके उसे ले जाने के लिए कहा। मुरारी का कहना है कि जब वो चौकी पर पहुंचा तो धर्मपाल यादव बेहोश पड़ा था, इसलिए वह उसको घर की बजाय शांति गोपाल हॉस्पिटल ले गए। यहाँ रात करीब 2 बजे धर्मपाल की मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई मुरारी यादव ने बताया कि दरोगा ने फोन किया तो मैं पहुंचा। दरोगा और 5-6 पुलिसकर्मी थे। मैंने कहा घायल के इलाज का पैसा हम दे देते हैं, भाई को छोड़ दीजिए। जिसके बाद उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा और चौकी लेकर चले गए। रात में 1 बजे दरोगा ने दोबारा फोन किया कि भाई को ले जाओ। दोबारा जब हम चौकी पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने 3,510 रुपये जमा करवाने के बाद छोड़ा। मैंने जब भाई से पूछा तो उसके सीने में दर्द हो रहा था। वो बता रहा था कि पुलिस वालों ने उसको खूब पीटा है, उसके सीने में चोट लग गई थी। उसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आज सुबह मृतक के परिजनों और इलाके के कई ऑटो चालक इकट्ठा हो गए। उन्होंने शांति गोपाल हॉस्पिटल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों की मांग है कि धर्मपाल को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और परिजनों को जानने में जुटे हुए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैठ जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। गो तस्कर अकबर बंजारा और शमीम बंजारा का 6 करोड़ का मकान आज कुर्क किया गया। पुलिस शास्त्री नगर में बंजारा बंधुओं के 6 करोड़ के मकान जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस बंजारा बंधुओं की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। लगातार बंजारा भाइयों की अवैध संपत्ति और जमीनों पर पुलिस एक्शन ले रही है। आज जब मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के बाहर के दरवाजे बंद थे। पुलिस सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुई। उसके बाद पूरे मकान को अपने कब्जे में ले लिया। अकबर बंजारा के भाई शमीम 3 करोड़ की संपत्ति को आज बिजनौर में कुर्क किया गया। बिजनौर पुलिस मेरठ पुलिस के साथ मिलकर शमीम बंजारा की अवैध तरीके से अर्जित की गई जमीन को जब्त करेगी। बिजनौर के तहसील के औरंगाबाद गांव में शमीम बंजारा की 24 बीघा जमीन को कुर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि बंजारा की लगभग 35 संपत्ति को पुलिस अब तक कुर्क कर चुकी है। अन्य संपत्तियों पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। मेरठ में गो तस्कर शमीम बंजारा की 2 करोड़ की संपत्ति को भी पुलिस ने कुर्क किया। अंतरराष्ट्रीय गोवंश तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे।
अकबर बंजारा पर असम में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने फलाबला थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना में अवैध संपत्ति हो ना पाया। शुरुआत में जांच में आया कि अंतरराष्ट्रीय गौ तस्करों ने अलग अलग जगहों पर करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। अन्य संपत्ति की अभी जांच चल रही है। हिमालयन गिद्ध का जोड़ा शनिवार को कानपुर के बजरिया स्लॉट हाउस पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने एक गिद्ध को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया। गिद्ध को देखने के लिए आसपास के लोग जुट गए। सूचना पाकर पहुंचा जू प्रशासन ने गिद्ध को अपने कब्जे में लिया। जू के अफसरों ने बताया कि शफीक और दिलशाद कुरैशी ने अपने साथियों के संग गिद्ध को पकड़ा है। गिद्ध के साथ मादा भी थी, लेकिन वह उड़ गई। हालांकि वन विभाग के रेंजर लल्लू सिंह ने जू के हवाले से ये बात कही। वन्यजीव एक्सपर्ट डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में बर्फीले तूफान के कारण अक्सर ये गिद्ध भोजन की तलाश में चले आते हैं जहां सर्दी होती है। सितंबर के बाद अक्सर ये यूपी में मंडराते देखे जाते हैं। मृत पशुओं का मांस खाकर ये वातावरण शुद्ध रखते हैं। भोजन के दौरान इसका पूरा सिर गंदा हो जाता है, इसलिए भोजन करने के बाद नहाना पसंद करते हैं। जू में इसकी संख्या अब 3 हो गई है। 1 नवंबर 2022 को एक गिद्ध इटावा से लाया गया है, जबकि एक पहले से जू में मौजूद है। हिमालयन ग्रीफॉन गिद्धों की प्रजाति संकटग्रस्त हिमालयन ग्रीफॉन गिद्धों की प्रजाति है। यह गिद्ध की एक विशिष्ट प्रजाति है जिसका सिर सफेद, पंख काफी बड़े और इसकी पूंछ छोटी होती है। इसकी गर्दन पर सफेद पंख होते हैं और चोंच पीले रंग की होती है। साथ ही इसके शरीर का रंग सफेद जैसा न कि पूरी तरह से सफेद होता है और पंख गहरे लगभग काले और भूरे रंग की होती है। हिमालयी गिद्ध ज्यादातर तिब्बती पठार यानी कि भारत, नेपाल और भूटान, मध्य चीन और मंगोलिया हिमालय में पाए जाते हैं। यह मध्य एशियाई पहाड़ों यानी कि पश्चिम में कजाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन और मंगोलिया तक में भी पाए जाते हैं। कभी कभी यह उत्तरी भारत में प्रवास करते हैं, लेकिन इसका प्रवास आमतौर पर केवल ऊंचाई पर होता है। जू प्रशासन ने बताया कि भूख की वजह से गिद्ध बेहाल हो गया था। उसे जू में आते ही 800 ग्राम मीट खाया। इसके बाद उसके भीतर चैतन्य आए। गिद्ध का वजन करीब 14 किलो और 7 फीट लंबे और दोनों तरफ के पंख थे। करीब 2.5 फीट ऊंचा था। इसके चलते देखकर हैरत में पड़ गए थे। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग एक और घर में दुबके हैं, वहीं दूसरी ओर चोर भगवान की मूर्ति पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के उत्तरी मनसीधा पंचायत के खोड़ा गांव से आया है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने राम जानकी मंदिर में चोरी कर सीता और लक्ष्मण जी का अष्टधातु की मूर्ति चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी तब मिली जब मंदिर का पुजारी सुबह उठकर पूजा करने के लिए मंदिर सफाई करने आया। देखा कि माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति गायब है, केवल राम जी अकेले हैं। सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद वहां पंचायत के मुखिया सहित अन्य लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और घटना की जानकारी सुगौली पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि यह पर राम जानकी मंदिर काफी पुराना है। मंदिर को फिर से नया तरीके से बनाया जा रहा है। मंदिर में राम जानकी और लक्ष्मण का अष्टधातु की 1 फीट की लंबी मूर्ति थी, जिसे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। खोड़ा गांव में वर्ष 1958 में मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर का ढांचा जर्जर हो जाने के कारण उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का गर्भगृह तैयार हो गया है, जिसमें मूर्तियां स्थापित की गई थी। जैसे ही घटना की जानकारी सुगौली थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा को मिली, वैसे ही घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी की घटना का जांच शुरू कर दी। इस दौरान लक्ष्मण जी का मुकुट गिरा हुआ मिला, जिसे बरामद कर लिया गया है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। वैशाली के गंगा ब्रिज थाने के पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु पर बीते 1 जनवरी को हुई लूटकांड मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधी के पास से एक लूट की लैपटॉप और चोरी की बाइक के साथ एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में मामले का उद्भेदन कर राहत की सांस ली है।
बताया गया है कि गंगा ब्रिज थाने के सादुल्लापुर अंतर्गत अरुण कुमार का पुत्र सूरज कुमार बाइक सवार पटना जा रहा था, जिससे अपराधियों के द्वारा महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 22 के पास लैपटॉप, मोबाइल और अन्य कागजात लूट लिए गए थे, जिसका हाजीपुर गंगा ब्रिज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लूट की घटना को लेकर हाजीपुर गंगा ब्रिज थाने के पुलिस अधिकारी को चुनौती बन गई थी। कोई घटना को लेकर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गंगा ब्रिज थाने के चक मोहम्मद चिश्ती गांव के रहने वाले रविंद्र राय के पुत्र दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं करीब पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सूरज कुमार का लैपटॉप, साथ ही एक चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस संबंध में गंगा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि बीते 1 जनवरी को महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 22 के पास बाइक सवार एक युवक की कागजात, लैपटॉप, बैग छीन लिए गए थे। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी की गई एवं पूछताछ में पता चला कि लूट की घटना को अंजाम दीपक कुमार ने दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। भिलाई में बीती रात कबाड़ बेचने और चोरी करने वाले 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट ने हॉकी स्टिक, रॉड और धारदार हथियार से दूसरे गुट पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक कुछ दिन पहले ही चोरी के केस में जेल जा चुका है। दुर्ग पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही 15 लोगों को हिरासत में तलाश। सीएसपी छावनी प्रभात कुमार ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी करने और कबाड़ी का काम कर 2 चोर गिरोह के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें पहला ग्रुप सूरज चौधरी और मनोज चौधरी का था और दूसरा ग्रुप राहुल और संतोष यादव का था। ये लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रात में चोरी करते थे, इसके बाद उसे कबाड़ की आड़ में बेच देते थे। सूरज और राहुल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वे चोरी करते हैं तो दूसरा ग्रुप उसकी मुखबिर करता है और उन्हें पकड़वा देता है। इस बात को लेकर ही 3 दिनों से दोनों गुटों में झगड़ा हो रहा था। बीती देर रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहुल, संतोष यादव, आमिर खान, बुरू उसका भाई अक्षय ने जानलेवा हमला करके सूरज चौधरी और मनोज को चौधरी की हत्या कर दी। चोरी की मुखबिरी करने के मामले को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहुल गुट ने खुर्शीपार से 15-20 लड़के बुला लिए। सभी लोग हॉकी स्टिक, रॉड और पत्थर लेकर और सूरज और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। ये लोग पूरी रात दूसरे गुट को दौड़ा दौड़ा कर मारते रहे जब तक भिलाई 3 नंबर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहां 2 लोगों की जान जा चुकी थी। यह हत्या की वारदात हैवी ट्रांसपोर्टर कंपनी यानी कि एसटीसी के सामने हुई है। 3 दिन पहले ही इस कंपनी का इंद्रजीत सिंह उर्फे छोटू को जान से मारने की धमकी मिली थी। आरोपियों ने सोचा था कि वे लोग दूसरे गुट के लोगों की उस कंपनी के सामने हत्या कर देंगे और आरोप 2 बड़े ट्रांसपोर्टर के झगड़े पर आ जाएगा, लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सारी पोल खोल दी। पुरानी भिलाई पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।